अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने आखिरी अपनी तकरीर में भी सियासतदानों सियासत पे ही की है, बजाय कि अपनी प्रोफेशनल तकरीर करते। जो आप सिपा सलार रहे हैं तो उस हिसाब से आप तकरीर अपनी फरमाते तो ज़्यादा बेहतर था, मगर आपने आखिरी तकरीर में भी इमरान खान साहब को ही किया और सियासत पे ही बात की। और सियासत में जितना आपने हिस्सा लिया 6 साल के अंदर, इतना किसी ने हिस्सा नहीं लिया। तो अगर क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की अनारकी फैली हुई है वो सिर्फ उसकी वजह आप हैं, वाहिद वजह आप हैं, क्योंकि आपने खुली छुट्टी दी है हर को जो भी जो करता रहे। अपने आपने देखा कि हमारे लिए डूब मरने का शर्म का मुकाम है कि हमें इंडिया जो है वो हमारी खबरें शूट कर रहा है, और आपकी जो है जो शाह खर्ची हैं, जो भी आपके मरात हैं, जो भी जिस तरीके से आपने पैसा इकट्ठा किया मुल्क से, जिस तरह भी किया, और वो इंडिया चला रहा है और हमारे लिए डूब मरने का इम्कान है। खैर, लोग तो ये कह रहे थे आपके बारे में, जो अब क्योंकि आप जा रहे हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आपके बड़े बूट पॉलिश किए हैं अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश किए, चमका भी दिए हैं। तो इस तरीके से जो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे सियासत जान जो होते हैं, वो मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित होते हैं। तो नाज़रीन, 1971 का जो वाक़या हुआ है, उसमें वाक़या के अंदर फ़ौज ही मुलव्वस थी पहले नंबर पर। यहिया खान साहब वहाँ जब गए हैं, क्योंकि आप अगर मशी पाकिस्तान को पढ़ना चाहते हैं तो आप द फॉल ऑफ ढाका, या मैंने पाकिस्तान ढाका डूबते देखा, ये किताब आप पढ़ सकते हैं, तो आपको मालूम हो जाएगा कि हक़ाइक़ क्या हैं। कितनी फ़ौज हमारी वहाँ पे अरेस्ट हुई है वो भी आपको पता चल जाएगा। ब्रिगेडियर सईद साहब की किताब है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने भी इसका वहाँ पे थे, क्योंकि वो भी वहाँ पर थे, उन्होंने भी इस चीज़ को तहरीर किया। तो नाज़रीन, हमारा हालत ये है कि 1971 में बांग्लादेश का तजारती जहाज़ सिर्फ एक था। जब ये अलहदा हुए हैं हमसे, उस वक़्त बांग्लादेश के पास एक तजारती जहाज़ था, जो कि बहरी जहाज़ जो कहलाता है, तजारती बहरी जहाज़ जो है वो उनके पास एक था, और पाकिस्तान के पास 11 थे। इतनी मजबूत पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान का पास था कि 11 जहाज़ थे। मगर एक जहाज़ था पाकिस्तान के पास 83 जहाज़ थे। 83 जहाज़ मगरबी पाकिस्तान के पास थे, और एक जहाज़ जो था वो बांग्लादेश के पास था। उस वक़्त 83 जहाज़ थे पाकिस्तान के पास, बहरी जहाज़ तजारती, जो तिजारत करते थे। इसलिए हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, और हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट का माल ज़्यादा जाता था, इंपोर्ट कम थी। इसलिए हमारे जो जहाज़ों में दिन ब दिन इजाफा हुआ, 83 जहाज़ थे। अब बांग्लादेश के पास 102 जहाज़ है। नाज़रीन, इतनी उन्होंने तरक्की की है 1971 से लेकर 2022 तक, कि उन्होंने अपने 102 जहाज़ बना लिए, तजारती जहाज़। आप अंदाज़ा करें उनका एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा होगा। उनका एक्सपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट कहाँ खड़ा, उनका एक्सपोर्ट कहाँ खड़ा है। और पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ 11 जहाज़ हैं टोटली तजारती जहाज़। कहाँ 102, कहाँ 11, और दूसरी जानब 1 और 83। कितना आपस में फ़र्क है इन दोनों के दरमियान। तो नाज़रीन, ये हमारे लिए डूब मरने का इम्कान है। जब से ये शरीफों और ज़रदारियों के हवाले पाकिस्तान हुआ है, तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ही होता चला गया है। और सिर्फ पुल और सड़कें, जहाँ इनको वो मिलनी है कमीशन, वहाँ ये जो है ठेके देते हैं। पुलों में इनको कमीशन मिलती है, रोडों पे इनको कमीशन मिलती है। मसनूई तौर पे डॉलर नीचे लेकर आए हुए हैं, जिसके बायस पाकिस्तान वैसे तबाह हो चुका है। पाकिस्तान में कोई सनतकार को पैसा नहीं लगा रहा, तमाम सनतकार पैसा मुल्क से बाहर भेज रहे हैं, जो इस वक्त अनारकी फैली हुई है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है 11 जहाज़ हैं टोटल पाकिस्तान के पास तजारती। तो आप 11 जहाज़ में क्या तजारत होती होगी, क्या एक्सपोर्ट होता होगा, क्या मिलता होगा, जबकि बांग्लादेश के पास 102 जहाज़ है। जहाँ एक था वहाँ 102 जहाज़ है। इसका मतलब है कि वहाँ के सियासतदान, वहाँ के जो ताकतवर हलके हैं, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। वो मुल्क बना रहे हैं अपना, और उन्होंने बना के दिखा दिया है कि उनका टका हमसे कितना ऊपर है, हम उनसे कितने नीचे हैं। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारा, और ये सियासतदानों ने ही मुल्क को तबाह किया है, मिलकर तबाह किया है। किसी ने अपना हिस्सा कम नहीं किया पाकिस्तान को। खैर, पाकिस्तान तो क़यामत तक कायम रहने के लिए बना, तो ये बना रहेगा, मगर जो इससे नुकसान पहुँचाने वाले, तो कभी भी वो खुशहाल नहीं होंगे, चाहे वो अरबों डॉलर लेके चले भी जाएंगे कहीं,
تو ان کی زندگی جو ہے اجیرن ہوگی، ان کی اپنی زندگی، ان کے بچوں کی زندگی اجیرن ہوگی، پریشانیوں میں مبتلا رہیں گے، بیماریوں میں مبتلا رہیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی شخص ہے، سیاستدان ہے، بیوروکریٹ ہے، کوئی بھی شخص ہے، کوئی عوام میں ہے کہ جو پاکستان کے خلاف مخبریاں کرتا ہے کوئی، تو تب وہ بھی اسی بیماری میں ایسے ہی وہ مرے گا، جس طرح باقی لوگ جس طرح گئے ہیں ویسے یہ بھی جائے گا۔ تو ناظرین، اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر جو اب عاصم منیر صاحب آئے ہیں، ان کے تعریفوں کو کل ہر کوئی اینکر تعریفوں کو کل باندھ رہا ہے کہ بڑے اچھے ہیں، پروفیشنل ہیں، اسٹرکٹ ہیں، غصے والے ہیں، کرپشن برداشت نہیں کرتے۔ تو ناظرین، اب یہ دیکھیں گے کہ آنے والے آرمی چیف صاحب عاصم منیر صاحب، جنہوں 27 کو ریٹائرمنٹ ہونی تھی مگر ان کو آرمی چیف لگایا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ذات کے لیے بہتر ہوں، کیونکہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ ارشد شریف صاحب کی والدہ نے بھی بڑا اس چیز پہ کہا ہے کہ عاصم منیر صاحب کو حافظ قرآن ہے، تو آپ قرآن کو، دین کو قریب سے سمجھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو قریب سے سمجھتے ہیں، میرے بیٹے کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ تو ناظرین، اب دیکھتے ہیں آرمی چیف صاحب کا کیا چلتا ہے، کیونکہ 29 کو انہوں نے حلف اٹھانا اپنا، تو اس کے بعد ان کی کارکردگی کا پتہ چلے گا، آیا کہ یہ صاحب کا حاجی صاحب کی طرح چلتے ہیں یا واقعی حافظ قرآن جو ہیں ایک ایماندار، ایک پروفیشنل فوجی کی طرح چلتے ہیں، اور پاکستان کی جو فوج کا مورال جو گر چکا ہے اس وقت عوام کی نظروں میں، اس کو بحال کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، تو آنے والا وقت بتائے گا۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں ہماری ویڈیو کو، چینل ہمارا سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔